स्वागत है आप सभी का विघ्न टू मास्टर यूपीएससी सीएससी चैनल में। चलिए बेटा, आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। आज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे यूपीएससी सीएससी के क्वेस्ट चैनल पे। ठीक है, चलिए तो आज हम देखेंगे सबसे पहले कि कौन कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उनको हमें कंप्लीट करना है। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप जिन्होंने नहीं डाउनलोड किया, आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर मैं दीपक कुमार सिंह नाम से आपको मिलूँगा और मेरी स्पेशल क्लासेस यहाँ पे बहुत सारी अवेलेबल, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। उस ऐप को जब आप डाउनलोड करते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस भी मिलती हैं, लाइव टेस्ट, क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सभी अवेलेबल हैं। और टॉप मोस्ट टीचर्स भी आपको वहाँ पे मिलते हैं जो आपको गाइड करते हैं। ठीक है, अगर आपको 24 महीने या 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है तो हियर द फीस डिटेल्स अबाउट द फी, और आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ माई कोड दीपक1। ठीक है, तो अभी तक जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो ले सकते हैं, क्योंकि अभी ऑफलाइन जो कोचिंग है वो अभी इस साल तो ओपन नहीं होने वाली। कोई भी जो भी कोचिंग होंगी वो नेक्स्ट ईयर ओपन होंगी। तो आप यहाँ पर इस सब्सक्रिप्शन को ले सकते हो, जिससे आपको ही बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए यहाँ मेरी कुछ डिटेल्स हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम MCQ सीरीज स्टार्ट करेंगे। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उनके ऊपर डिस्कस कर, मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस उन पे डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि आज हम लोग कितने क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं और आप लोग उसमें से कितने क्वेश्चंस का आंसर बहुत अच्छे से देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि द सिस्टम ऑफ डायरकी इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 मीन दैट both center and provincial legislature had the power of legislate in their own spheres। मतलब केंद्रीय और राज्य विधानसभाओं को स्वयं के लिए कानून बनाने का अधिकार। बोथ द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड द सेंट्रल लेजिस्लेचर हैड द राइट टू मेक लॉज फॉर इंडिया। ब्रिटिश संसद और केंद्रीय विधायिका को भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार। सर्टेन सब्जेक्ट्स वर इन्वॉल्व्ड टू द इंडियन मेंबर of the Viceroy's Executive Council, certain others to the British member of the Executive Council। कुछ विषय वायसराय परिषद के भारतीय सदस्यों के हाथ में सौंपे गए, बाकी ब्रिटिश सदस्यों के हाथों में सौंपे गए, और या फिर इनमें से कोई नहीं। सोचिए और मुझे आंसर दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, गिव मी द करेक्ट आंसर। चलिए देखो बेटा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये डी होगा, इनमें से कोई नहीं। कहने का मतलब नन ऑफ दी एबव। अब ये नन ऑफ दी एबव इसका आंसर क्यों होगा? ठीक है, जब देखना डायरकी सिस्टम जो 1919 में आया था, द्वैध शासन, ठीक है, उसमें प्रोविंशियल और सेंट्रल दोनों को लेकर अलग अलग तो कर दिया गया था, लेकिन प्रोविंशियल को जो पावर दी गई थी उसमें से दो पावर थी, एक ट्रांसफर और एक रिजर्व। ठीक है, तो रिजर्व पावर अभी भी वाइसराय जो होता था, गवर्नर, ठीक है, गवर्नर जनरल जो होता था, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से सॉल्व करता था। जो रिजर्व था वो अपने पास रखा था, और जो सेकंड था जिसे हम कहते हैं कि ट्रांसफर पावर, वो जो गवर्नर जनरल होता था वो बाकी प्रोविंशियल के लेजिस्लेचर्स, मिनिस्टर के साथ बैठ के डिस्कस करता था। तो ट्रांसफर पावर में हेल्थ, एजुकेशन, इन सब की बात की गई थी, लेकिन जितना भी मॉनिटरी जहाँ पे बेनिफिट था, ठीक है, जहाँ पे डिफेंस की बात आती थी, इन सभी को ब्रिटिश ने अपने पास रिजर्व पावर में रख रखा था। तो पहला ऑप्शन भी इसका करेक्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है बोथ सेंटर एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स हैड द पावर ऑफ लेजिस्लेट इन देयर ओन स्पेयर्स। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, उसमें भी रिजर्व कर दिए गए थे कुछ पावर। नेक्स्ट क्या है? बोथ द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड द सेंट्रल लेजिस्लेचर हैड द राइट टू मेक लॉज फॉर इंडिया। अब नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट और सेंट्रल लेजिस्लेचर दोनों के पास अधिकार थे लॉ मेकिंग के। तो बिल्कुल गलत है बेटा। ठीक है, कुछ ही पावर्स दिए गए थे, बाकी पूरे पावर पे वो लॉ मेकिंग नहीं कर सकते थे, और अभी भी सेंट्रल का वर्चस्व था। ठीक है, जो सेंट्रल पावर थी उसकी सुपरमेसी अभी भी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? सर्टेन सब्जेक्ट वर डेवलप टू द इंडियन मेंबर्स of the Viceroy's Executive Council or certain others to the British member of the Executive Council।
तो यहाँ बोल रहा है कि कुछ सब्जेक्ट जो थे वो इंडियन मेंबर्स ऑफ द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल डेवलप करते थे और सर्टेन अदर ब्रिटिश मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसमें अभी भी पूरा का पूरा अधिकार किसका था? ब्रिटिश का था। तो इसलिए तीनों ऑप्शंस गलत है, इसलिए इसका जो आंसर होगा बेटा वो डी होगा, नन ऑफ द एबव। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर दीजिए आप लोग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द अर्लीस्ट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय वारेन हेस्टिंग इन बंगाल वाज मेड ऑन द अजम्पशन द ऑल लैंड बिलोंग टू द सोवरेन। बंगाल में वारेन हेस्टिंग द्वारा सर्वप्रथम आरंभ किया जाने वाला भू राजस्व व्यवस्था इस अनुमान पर आधारित था कि सभी संप्रभु से संबंधित हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकेंड स्टेटमेंट, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया एडॉप्टेड अ यूनिफॉर्म लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। भारत में ब्रिटिश सरकार ने एक रूप की भू राजस्व नीति अपनाई। ऑप्शंस आपके सामने, गिव मी द करेक्ट आंसर फास्ट, गिव मी द करेक्ट आंसर। चलिए देखिए, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। इसका आंसर होगा ए, वन ओनली। ठीक है, ये आंसर होगा वन ओनली। क्यों? क्योंकि हाँ, वारेन हेस्टिंग ने सबसे पहले इजारेदारी ट्रेडिशन स्टार्ट किया था लैंड रेवेन्यू का। ठीक है, सबसे पहले उसने स्टार्ट किया था और उसमें यह बोला गया था कि जब भी कोई भी कंट्री एक कॉलोनियल पावर के अंडर में आती है तो उसकी जितनी भी ज़मीनें हैं उसके ऊपर एकाधिकार किसका बन जाता है? उस कॉलोनियल पावर का बन जाता है, और किसान जो है वो अपनी ओनरशिप राइट जो होती हैं वो चली जाती है। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है कि इन बंगाल वॉज मेड ऑन द अजम्पशन दैट ऑल लैंड बिलोंग टू द सोवरेन। ठीक है, सभी जो जितनी भी जमीनें हैं वो सभी सोवरेन से बिलोंग करेंगे। लेकिन जो सेकेंड पॉइंट लिखा है कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया अडॉप्टेड अ यूनिफॉर्म लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, तो ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, भारत में एक यूनिफॉर्म लैंड रेवेन्यू पॉलिसी देखने को मिले, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कहीं पे रैयतवाड़ी, कहीं पे महालवाड़ी, कहीं पे जमींदारी, ऐसे सिस्टम्स थे। ठीक है, ये यूनिफॉर्म नहीं था। तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो आंसर ए होगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पागलपंथीज अ सेमी रिलीजियस सेक्शन फाउंडेड बाय करमसा लिव्ड इन द नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। पागलपंथी एक रूप में एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय की स्थापना करमशाह द्वारा की गई जो कर्नाटक के उत्तरी जिले में रहते थे। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है टीपू वन ऑफ द लीडर ऑफ पागलपंथीज टूक अप द कोर्स ऑफ द टेनेंट्स अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ द जमींदार्स। टीपू जो पागलपंथियों का एक नेता था, उसने रैयतों के मुद्दे को जमींदारों के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाया था। ठीक है, अब दो स्टेटमेंट है, ऑप्शंस आपके सामने है, सोच के आंसर करिए। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने, सोच के आंसर करेंगे कि इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा। हाँ जी, बताइए क्या होगा इसका आंसर, टेल मी। देखो बेटा, इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। ठीक है, कौन सा आंसर होगा? बी। ठीक है, बी आंसर क्यों होगा, यहाँ पे ध्यान देना। बी, टू ओनली, टू ओनली। तो याद रखना, ये बिल्कुल सही है कि पागलपंथी को करम शाह ने चलाया था। ये जो पागलपंथी था, ये पागलपंथी आंदोलन, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है कि इसको करम शाह ने इसको चलाया था। लेकिन ये करम शाह कर्नाटक के नहीं रहने वाले थे, याद रखेंगे, ये बल्कि बंगाल के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे बेटा? बंगाल के रहने वाले थे। इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, ये बंगाल के रहने वाले थे, कर्नाटक के नहीं रहने वाले थे। इसलिए कर्नाटक का जो ऑप्शन है ये बिल्कुल रॉन्ग है, इसलिए पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और ओनली सेकेंड स्टेटमेंट जो होगा वो करेक्ट होगा, इसलिए इसका आंसर सेकेंड होगा। और टीपू जो था वो करम शाह का बेटा था, इसका पूरा नाम टीपू शाह था। ठीक है, जो सक्सेसर था, मतलब इसके बाद इस आंदोलन को आगे ले जाने में इसी ने मदद की थी। ठीक है, इस बात को भी जानेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। फ्रॉम द टाइम इंग्लैंड एक्वायर्ड पॉलिटिकल पावर इन इंडिया, they destroyed Indian industries principally by means of।
भारत में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के बाद इंग्लैंड ने निम्नलिखित में मुख्य रूप से किन साधनों द्वारा भारतीय उद्योग को बर्बाद किया? पहला ऑप्शन है द फोर्सिंग ऑफ ब्रिटिश फ्री ट्रेड इन इंडिया, भारत पर ब्रिटिश मुक्त व्यापार आरोपित कर। दे एक्सपोर्ट रॉ प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया, भारत से कच्चे माल को निर्यात कर। ग्रांटिंग स्पेशल प्रिविलेज टू द ब्रिटिश इन इंडिया, ब्रिटिश जनता को भारत में विशेषाधिकार प्रदान कर। और बिल्डिंग रेलवे इन इंडिया, भारत में रेलवे का निर्माण कर। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस हैं। गिव मी द करेक्ट आंसर। ठीक है, मुझे आप इसका करेक्ट आंसर दीजिए कि इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा इसका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, सोच लीजिए, मुझे परफेक्ट आंसर चाहिए। ठीक है, चलो देखो भाई। ठीक है, देखो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा बेटा वो ए होगा। ठीक है, 1 2 3 4 बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। हम सभी को मालूम है कि ब्रिटेन ने, इंग्लैंड ने भारत में पॉलिटिकल पावर एक्वायर करके उसके बाद इसने इंडिया की इंडस्ट्री को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसमें सभी ऑप्शन सही हैं। इन्होंने फ्री ट्रेड पॉलिसी अपना ली, ब्रिटिश के गुड्स यहाँ पर बिना किसी टैक्स के चले आते थे, सस्ते दाम पे आ जाते थे। रॉ मटेरियल सस्ते में इंडिया से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ। स्पेशल प्रिविलेज इन्होंने दिया ब्रिटेन को, ब्रिटिश गुड्स को। और रेलवे जब यहाँ पे बना तो भी उनके बेनिफिट के लिए बना था। तो ये चारों ऑप्शंस करेक्ट हैं, इस वजह से इसका 1 2 3 4 ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान से देखो। हर एक क्वेश्चन को मैं वो ध्यान से बताऊंगा और हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यूपीएससी लेवल पे, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ 1857 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इज नॉट करेक्ट पूछा है। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, गिव मी द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर आप सभी देंगे कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ पहला, इट वॉज अनडाउटेडली एंटी इंपेरियलिस्ट, निसंदेह यह एक साम्राज्यवादी विरोध था। इट वॉज नॉट आउटकम ऑफ द कमिंग टुगेदर ऑफ 2 सीरीज ऑफ डिस्टर्बेंस, मिलिट्री एंड सिविल, यह सैनिक और नागरिक अशांति की 2 श्रृंखलाओं से मिलकर घटित होने वाला परिणाम था। बोथ हिंदू एंड मुस्लिम्स पार्टिसिपेटेड इन इक्वल मेजर, इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ने समान रूप से भाग लिया। और फोर्थ है, इट वॉज सर्टेनली अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यह निश्चित रूप से एक स्वतंत्रता का युद्ध है। ठीक है, तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा, ठीक है, याद रखेंगे इसका आंसर होगा डी मतलब क्योंकि यह कथन सत्य नहीं है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। बेटा अब ये स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो भी लड़ रहा था सब अपने बेनिफिट के लिए लड़ रहे थे। अगर आप देखेंगे रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई अपने झांसी के लिए लड़ रही थी। ठीक है, वीर कुंवर सिंह अपनी जमींदारी के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखेंगे जो बहादुर शाह जफर थे वो लाल किला अपनी पेंशन के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, नाना साहेब अपनी पेंशन के लिए लड़ रहे थे। कहीं कहीं हर कोई अपने बेनिफिट के लिए लड़ रहा था। लैक ऑफ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म था, राष्ट्रवाद की किसी प्रकार से कोई भावना किसी के अंदर जागृत नहीं थी। इस वजह से हम कह सकते हैं कि यह आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए बिल्कुल नहीं लड़ा गया था। इट वॉज नॉट फॉट फॉर इंडिपेंडेंस, ये अपने लिए लड़ रहे थे। इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट इसका रॉन्ग होगा। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट इसका क्या होगा बेटा? रॉन्ग होगा। क्लियर है? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। द सन्यासी रिवोल्ट, सन्यासी विद्रोह, कोल राइजिंग, कोल विद्रोह, सूरत साल्ट एजिटेशन, सूरत नमक संघर्ष, दीवान वेलुथम्पी रिवोल्ट, दीवान वेलुथम्पी का विद्रोह। अब इनको आपको एक सीक्वेंस में सजाना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, गिव मी द करेक्ट आंसर कि ये किस किस सीक्वेंस में ये हुआ था। ठीक है, करेक्ट आंसर चाहिए मुझे, जल्दी बताइए। देखो इसका जो आंसर होगा ना बेटा वो सी होगा, 1 4 2 3। ठीक है, 1 4 2 3। क्लियर है? 1 सबसे पहले कौन सा हुआ था? सन्यासी हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर हुआ था दीवान वेलुथम्पी। ठीक है, ये दूसरे नंबर पे हुआ था। ठीक है, उसके बाद कोल अपराइजिंग हुआ था।
ठीक है, और उसके बाद सबसे लास्ट में हुआ था थर्ड सूरत साल्ट एजिटेशन, ठीक है। सूरत साल्ट एजिटेशन 1844 में हुआ था, इस बात को याद रखेंगे। और सन्यासी 1770 में हुआ था। पहला 1770 में हुआ था, आखिरी जो हुआ था 1840 में हुआ था, ठीक है। उसके पहले का जो था एक 1830 में हुआ था थर्ड नंबर का। तो थर्ड नंबर कौन सा, कोल अपराइजिंग, ये 1830 में हुआ था, ठीक है। और जो सेकेंड नंबर है, ये फोर्थ नंबर, ये 1805 में हुआ था, ठीक है। तो याद रखेंगे 1770, ठीक है, फिर 1805, फिर 1830 और फिर 1844। तो अगर इसको आप अच्छे से करेंगे तो इसका आंसर यही निकलेगा 1423। ये एक सीक्वेंस है जिसमें ये विद्रोह हुए थे उस समय। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर सम ऑफ कॉज विच अकाउंटेड फॉर द सोशल एंड कल्चरल अवेकनिंग इन द 19th सेंचुरी। 19वीं सदी में सामाजिक सांस्कृतिक जागरण के लिए उत्तरदायी कुछ कारकों पर विचार कीजिए जो इसके लिए उत्तरदायी थे। एफर्ट्स ऑफ द ओरिएंटलिस्ट टू ब्रिंग इनटू द लाइमलाइट इंडियाज पास्ट, प्राच्यवादियों का भारतीय अतीत को प्रकाश में लाने का प्रयास। हाईली क्रिएटिव लिटरेचर, उच्च स्तरीय सृजनात्मक साहित्य। और क्रिश्चियन मिशनरीज। अब आपको बताना है कि जो सोशियो कल्चर रिफॉर्म हुआ था उसके पीछे कॉज क्या थे, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने, गिव मी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखो बेटा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ए होगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। आप सभी को दिख रहा है कि सभी कॉज थे क्या, कल्चरल अवेकनिंग के। क्यों? क्योंकि हमारे जो ओरिएंटलिस्ट थे, ठीक है, जो इंडिया के पास्ट को ग्लोरीफाई करना चाहते थे, ठीक है, वो इंडिया के पास्ट को लाइमलाइट में लेकर आए, पहला। हाईली क्रिएटिव लिटरेचर, बहुत सारे लिटरेचर न्यूज़पेपर भी उस समय पब्लिश किए गए टू अवेयर द पब्लिक, ठीक है। क्रिश्चियन मिशनरीज भी स्टैब्लिश की गई थी, ईसाई मिशनरी, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। तो ये ईसाई मिशनरी जो आई थी, इनके फोर्सफुली कन्वर्जन के चक्कर में भी लोगों ने क्या किया था, विद्रोह किया था, ठीक है, मतलब आवाज़ उठाई थी, एजिटेशन दिखाया था। तो ये सभी कारण थे जो सोशियो कल्चरल अवेकनिंग में देखने को मिलते हैं। इसका पहला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इनैक्टमेंट्स बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट प्रोवाइडेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट अल्टीमेट कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ब्रिटिश संसद के किस अध्यादेश के तहत ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक पक्षों पर पूर्णतः अधिकार हो गया, ठीक है। अब इसका आंसर आपको देना है, बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो बेटा, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784, मतलब सी ऑप्शन, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सी ऑप्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि बोला जाता है कि जो उस समय कंपनी के अफेयर्स हुए थे, जो उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे, तो यह क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट प्रोवाइडेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट अल्टीमेट कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर। तो 1781 में एक आया था अमेंडमेंट एक्ट। उस अमेंडमेंट एक्ट के बाद 1784 में जो आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह सुना होगा आपने, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वो इस्टेब्लिश कर दिया गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह आ गए थे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आने के बाद से ही क्या हो गया था कि जो प्रशासनिक जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन था वो सब क्राउन के अंडर में आ गया था। अब कंपनी केवल एक ही चीज़ पे ध्यान देती थी, ट्रेड पे, और जितना प्रशासनिक कार्य था वो सब क्राउन के अंडर में आ गया था। क्लियर है बेटा? तो ये एक क्वेश्चन का आंसर इसका पिट्स इंडिया एक्ट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। Which of these acts for the first time provided for the association of Indians with the executive council of the viceroy and introduced the system of communal representation? इनमें से किस अधिनियम के तहत पहली बार भारतीयों को वायसराय के कार्यकारी परिषद में स्थान मिला तथा सामुदायिक प्रतिनिधित्व का सूत्रपात हुआ? ठीक है, चार ऑप्शन से 1909, 1919, 1935 और 1891, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आपको देना है। किसमें वायसराय के कार्यकारी परिषद में स्थान मिला तथा सामुदायिक प्रतिनिधित्व का सूत्रपात हुआ? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो याद रखेंगे इसका जो आंसर होगा बेटा वो आंसर होगा ए, 1909 का अधिनियम, ठीक है। 1909 जिसको हम बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है, मॉर्ले मिंटो सुधार। इसी में क्या हुआ था कि वायसराय को कार्यकारी परिषद में स्थान मिला था
और यहीं पे मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्शंस दिए गए थे, सेपरेट इलेक्टोरल पॉलिसी मुस्लिम्स के लिए आई थी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा बेटा वो ए होगा, एक्ट ऑफ 1909, 1909 का एक्ट। क्लियर है? चलो, इंडिया सीज टू बी अ ब्रिटिश डोमिनियन ऑन, भारत ब्रिटिश प्रभुत्व कब मुक्त हुआ? ठीक है, समझ रहे हैं कि भारत पे से ब्रिटिश का जो प्रभुत्व था, डोमिनियन था, वो पूरी तरीके से एंड कब हुआ? पहला ऑप्शन है द पैसेज ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, डे ऑफ स्वेरिंग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट गवर्नर जनरल, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल के शपथ ग्रहण के साथ। ठीक है, अब इसका करेक्ट आंसर आपको देना है कि इसका करेक्ट आंसर होगा क्या। देखो बेटा, मैं यहाँ पे आपको पहले आंसर बता देता हूँ, ठीक है, और फिर चलता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 26 जनवरी 1950 होगा। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारत ब्रिटिश के डोमिनियन से पूरी तरीके से मुक्त हुआ था, क्योंकि यह 15 अगस्त से और 26 जनवरी तक कॉमनवेल्थ के डोमिनियन में था, कॉमनवेल्थ कंट्री नेशन और उसके डोमिनियन में था तब तक। और 26 जनवरी को जो हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया, उसके बाद से हम पूरी तरीके से इनके डोमिनियन से क्या हो गए थे? आज़ाद हो गए थे। ठीक है, क्लियर है? पूरी तरीके से इनके डोमिनियन से क्या हो गए थे बेटा? आज़ाद हो गए थे 26 जनवरी 1950 को। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट। दिल्ली चलो स्लोगन वॉज गिवन ड्यूरिंग द मूवमेंट। ठीक है, मतलब व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के संबंध में बताना है, तो दिल्ली चलो आंदोलन इस समय दिया गया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद वॉज द सेकेंड इंडिविजुअल सत्याग्रही, व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले दूसरे सत्याग्रही मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। द डिमांड ऑफ द सत्याग्रही वुड बी फॉर द फ्रीडम ऑफ स्पीच टू प्रीच अगेंस्ट इंडियन पार्टिसिपेशन इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सत्याग्रही द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी के विरुद्ध भाषण देने की मांग करता था। ठीक है, ऑप्शंस ऑन योर स्क्रीन, गिव मी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत सोच समझ लो कि इसका आंसर क्या होगा, फिर मुझे आंसर करो। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो होगा 1 और 3। 1 और 3 क्यों होगा? तो सबसे पहले मैं आपको पहले ये सेकंड ऑप्शन क्यों रॉन्ग है ये मैं बता देता हूँ, और फिर हम लोग चलते हैं। तो जब व्यक्तिगत सत्याग्रह जो इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था, उसमें जो पहले सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे। ठीक है, जो सेकंड सत्याग्रही थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तो नहीं थे, इसलिए स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग है। दिल्ली चलो का नारा दिया गया था, बिल्कुल सही है। और इसी समय वर्ल्ड वॉर सेकंड का मतलब सेकंड में बिना इंडियन जो कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उससे पूछे, ब्रिटिश ने पार्टिसिपेट कर दिया था इंडिया को किसमें? वर्ल्ड वॉर सेकंड में। तो गांधी ने ये सोचा था कि चुप रहना भी सही नहीं है। ठीक है, तो इसके खिलाफ में हमें आवाज़ उठाना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि भैया हमारी इसमें मर्जी नहीं थी वर्ल्ड वॉर में, ये हमें खींच कर ले गए। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको लेकर व्यक्तिगत सत्याग्रह इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू हुआ था। विनोबा भावे सबसे पहले सत्याग्रही थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। क्लियर है? तो इस स्टेटमेंट का केवल 1 और 3 जो 2 है ये सही होगा। क्लियर? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट reference to the author of the book by name The Kingdom of God is Within You। The Kingdom of God is Within You के लेखक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। It is said to have made गांधी जी a firm believer in अहिंसा। इसने गांधी जी को अहिंसा में विश्वास को दृढ़ बनाया। Both the author of the book as well as Gandhi believed non-violence could cure all social maladies and eradicate पॉलिटिकल इल्स। लेखक और गांधी जी दोनों का मानना था कि अहिंसा सभी सामाजिक और राजनीतिक बुराइयों को समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो 2 ऑप्शंस हैं यहाँ पे और आपको इसमें से बताना है, ठीक है, कि इस बुक के जो राइटर हैं वो कौन है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये कथन है। ठीक है, और फिर ये जो बुक है उसके राइटर कौन है ये आपको आंसर देना है। तो याद रखेंगे इस बुक के जो राइटर हैं वो लियो टॉलस्टॉय। ठीक है, कौन है? लियो टॉलस्टॉय। ठीक है, इस बुक के राइटर हैं, ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा। ठीक है, और गांधी जी उस समय साउथ अफ्रीका में थे जब वो इनके जो
आश्रम था, वहाँ पे गए थे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बी डी सावरकर। बी डी सावरकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ अभिनव भारत, उन्होंने अभिनव भारत की नींव रखी। ही फॉर्म द हिंदू धर्म संघ रक्षणी सभा, उन्होंने हिंदू धर्म संघ रक्षणी सभा की स्थापना की। ही रोट द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उन्होंने इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की रचना की और सन 1857 की क्रांति की स्वर्ण जयंती मनाई और इसे भारत की स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा गया, ठीक है। पीक वीक एंड स्कॉट्स पेपर वर अदर नेम फॉर हिज बुक इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। पीक वीक और स्कॉट्स पेपर जो थे उनकी पुस्तक का दूसरा नाम था, जो मतलब इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के दूसरे नाम थे ये। तो आपके सामने ये 4 स्टेटमेंट है और करेक्ट आंसर आपको देना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखो बेटा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1, 3 एंड 4 ओनली, ठीक है। सी ऑप्शन होगा 1, 3 एंड 4। क्यों? ये भी सही है कि इन्होंने अभिनव भारत की नींव रखी थी, लेकिन सेकंड जो हिंदू धर्म संघ रक्षणी सभा, ये इन्होंने नहीं बनाई थी, ठीक है, ये इन्होंने नहीं बनाई थी, बिल्कुल याद रखेंगे। हिंदू धर्म संघ रक्षणी सभा इन्होंने नहीं बनाई थी। ही रोट द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बिल्कुल 1857 को लिखा था, और जब इनकी इस बुक को बैन कर दिया गया था तो पीक वीक और स्कॉट्स पेपर के नाम से बेची जा रही थी। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो 1, 3 एंड 4 ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्लियर है? चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इट empowered डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू गेट बॉन्ड साइंड बाई पब्लिशर नॉट टू प्रिंट एनीथिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसने जिला अधिकारियों को प्रकाशकों से यह बांड भरवाने के लिए अधिकृत किया कि वो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कुछ भी नहीं छापेंगे। द मजिस्ट्रेट एक्शन कुड बी चैलेंज इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, जिला अधिकारी की कार्यवाही को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती थी। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वॉज एम्पावर्ड टू सीज द प्रॉपर्टी ऑफ द पब्लिशर, जिलाधिकारी को प्रकाशक की संपत्ति को जब्त करने का अधिकार प्राप्त था। इंग्लिश न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय इंडियंस वर आल्सो कवर्ड अंडर दिस एक्ट, यह अधिनियम भारतीयों द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों पर भी लागू होता था। ऑप्शंस आपके सामने, गिव मी द करेक्ट आंसर, ठीक है। करेक्ट आंसर बताइए कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो बेटा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली होगा। क्यों? क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था, ये वर्नाकुलर वर्ड का मतलब ही होता है रीजनल। क्या मतलब होता है बेटा? रीजनल, ठीक है। इसने रीजनल न्यूज़पेपर पे बैन किया था, गुजराती, मराठी, पंजाबी, इन न्यूज़पेपर को बैन किया गया था। क्लियर है? तो अब देखते हैं ऑप्शंस। इट एम्पावर्ड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू गेट बॉन्ड साइंड विद पब्लिशर नॉट टू प्रिंट एनीथिंग अगेंस्ट द, बिल्कुल सही है, पहला सही है। लेकिन मजिस्ट्रेट के एक्शन को चैलेंज नहीं किया जा सकता था, बिल्कुल ये अंग्रेजों के समय कहाँ चैलेंज करने वाली बात आ जाती है, आप बिल्कुल नहीं चैलेंज कर सकते थे। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाज एम्पावर्ड टू सीज द प्रॉपर्टी ऑफ पब्लिशर, बिल्कुल सही है। तो पहला भी सही है, ये रॉन्ग है, ये भी सही है। और इंग्लिश न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय इंडियंस वर आल्सो कवर्ड अंडर दिस एक्ट, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें केवल रीजनल न्यूज़पेपर आते थे, इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं आते थे, ठीक है। याद रखें, केवल न्यूज़पेपर जो वर्नाकुलर थे, पंजाबी, मराठी, गुजराती, इनको बैन किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा, 1 और 3 यही दोनों सही हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द स्ट्रगल बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द फ्रेंच टू एस्टैब्लिश सुपरमेसी ओवर इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द पॉसिबल कॉज ऑफ ब्रिटिश विक्ट्री। भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुए संघर्ष में अंग्रेजों की सफलता के निम्नलिखित कौन से संभावित कारण थे? पहला, नवल सुपीरियोरिटी ऑफ ब्रिटिश एज कंपेयर टू देयर काउंटर पार्ट्स, फ्रांसीसियों की तुलना में अंग्रेजों की श्रेष्ठ नौसेना। ग्रेटर ऑटोनॉमी गिवन टू डील विथ इंडियन मैटर्स टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स फ्रॉम देयर होम गवर्नमेंट, भारतीय मामलों से निपटने के लिए अंग्रेज अधिकारियों को अपने गृह सरकार से मिली हुई अपेक्षाकृत अधिक स्वायत्तता।
स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंक्लाइंड टुवर्ड्स ब्रिटिश, सामरिक स्थानों का अंग्रेजों के पक्ष में होना। ठीक है, तो याद रखेंगे 3 स्टेटमेंट हैं, आपको करेक्ट आंसर देना है। गिव मी द करेक्ट आंसर। चलो देखो, इसका जो आंसर होगा बेटा 2 और 3 होगा। ठीक है, 2 और 3। तो क्या कहता है दूसरा और तीसरा, याद रखेंगे। क्वेश्चन ये पूछा कि इन द स्ट्रगल बिटवीन द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच टू एस्टैब्लिश सुपरमेसी ओवर इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द पॉसिबल कॉज ऑफ ब्रिटिश विक्ट्री। तो ब्रिटिश विक्ट्री के पॉसिबल कॉज क्या थे? ठीक है, तो याद रखेंगे नवल सुपेरियोरिटी ऑफ द ब्रिटिश एज कंपेयर टू देयर काउंटर पार्ट्स। ठीक है, तो जो फ्रांसीसियों की तुलना में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठ नौसेना। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल पॉइंट जो है वो अपनी जगह पे है। ठीक है, ग्रेटर ऑटोनॉमी गिवन टू डील विद द इंडियन मैटर्स टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स फ्रॉम देयर होम गवर्नमेंट, तो ये भी सही है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट सही है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंक्लाइंड टुवर्ड्स ब्रिटिश। ठीक है, सामरिक स्थानों का अंग्रेजों के पक्ष में होना। ठीक है, तो याद रखेंगे इसमें से जो आंसर होगा बेटा, इसका आंसर जो सही होगा ना, ये बी नहीं होगा, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, डी, इसका आंसर डी होगा। याद रखेंगे, मतलब ये सभी ऑप्शंस जो हैं ये करेक्ट है, बी नहीं होगा। ठीक है, याद रखेंगे ये डी होगा, सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं। ठीक है, पहला भी, सेकेंड भी और थर्ड भी। ठीक है, इसका आंसर डी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्ड गारंटी सिस्टम ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया रिफर्स टू। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पुरातन गारंटी व्यवस्था का अभिप्राय है। पहला, अश्योरेंस गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रिटेन ओल्ड कल्चर सिस्टम व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न एजुकेशन। भारत में पश्चिमी शिक्षा व्यवस्था लागू करते समय प्राचीन भारतीय संस्कृति को बचाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया आश्वासन। रिफॉर्म इन जुडिशियल सिस्टम विद ड्यू कंसिडरेशन टू ट्रेडिशनल लीगल सिस्टम। परंपरागत भारतीय कानूनों को ध्यान में रखते हुए न्यायपालिका में सुधार। प्रिविलेज ऑफर्ड टू ब्रिटिश कंपनीज टू बिल्ड रेलवे नेटवर्क इन इंडिया। भारत में रेलवे के निर्माण के लिए निजी कंपनियों को दिया गया विशेष प्रस्ताव। गारंटी ऑफर्ड टू ब्रिटिश मर्चेंट्स टू सेट अप बैंक्स इन इंडिया। भारत में बैंकों की स्थापना के लिए अंग्रेज व्यापारियों को गारंटी देने का प्रस्ताव। चलो बताओ इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, आई नीड अ करेक्ट आंसर। ठीक है, बताइए क्या होगा। चलो देखो आंसर क्या होगा। इसका आंसर सी होगा। क्यों? क्योंकि जो ओल्ड गारंटी सिस्टम था, इसने ब्रिटिश के जो बिजनेसमैन थे उनसे ये बोला कि पहला पॉइंट तो हम आपको फ्री में आपको हम लैंड अवेलेबल करवाएंगे, ज़मीनें देंगे फ्री में। और सेकेंड ये था कि हम आपको गारंटी 5% रिटर्न करवाएंगे। 5% तो बिल्कुल गारंटी है। तो इसी गारंटी को बोला गया था पुरातन गारंटी पर, मतलब ओल्ड गारंटी सिस्टम, इसी को बोला गया था। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। चलो, ये मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और हर एक जगह से निकाले गए हैं, पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में से जगह जगह से ढूंढ के निकाले गए हैं। तो इनके आंसर आप बिल्कुल परफेक्ट सोच समझ के दीजिए, अपना यहाँ पे रिवीजन कर लीजिए। जहाँ पे जो भी पॉइंट आपको नहीं मालूम होगा, कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होंगे वो भी आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, चलो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट वुड डिस्पैच 1854। वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, इट आस्क्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एजुकेशन ऑफ मासेस। इसने ब्रिटिश भारतीय सरकार से आम लोगों की शिक्षा का दायित्व अपने ऊपर लेने की अनुशंसा की। इट रिकमेंडेड इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर स्टडीज एज वेल एज एलिमेंट्री एजुकेशन। इसने प्राथमिक तथा उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा बनाने की अनुशंसा किया। इट फेल्ड टू एड्रेस फीमेल एंड वोकेशनल एजुकेशन। इसने स्त्री शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा के बारे में कुछ नहीं कहा। इट रिकमेंडेड अ सिस्टम ऑफ ग्रांट्स इन एड टू इनकरेज प्राइवेट इंटरप्राइज। इसने शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए अनुदान सहायता देने की अनुशंसा की। ठीक है, आंसर बताइए इसका करेक्ट आंसर होगा क्या।
इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा बताइए। चलो देखो, इसका बेटा जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ए होगा, केवल 1 और 4। ठीक है, ओनली 1 and 4। क्यों, पहले पहला देख लेते हैं। इट आस्क्ड द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट टू एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एजुकेशन फॉर द मासेस, बिल्कुल सही था। फिर फोर्थ नंबर क्या कहते हैं, इट रिकमेंडेड सिस्टम ऑफ ग्रांट्स इन एड टू द इनकरेज प्राइवेट इंटरप्राइज, बिल्कुल सही था। लेकिन सेकंड क्या है, इट रिकमेंडेड इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर स्टडीज एज वेल एज एलिमेंट्री, नहीं, एलिमेंट्री के लिए इन्होंने लोकल लैंग्वेज बोली थी कि एलिमेंट्री आप लोकल लैंग्वेज में कर सकते हो, लेकिन आपके लिए जो हायर स्टडीज है उसमें इंग्लिश चलेगा। ठीक है, तो याद रखना ये स्टेटमेंट यहीं पे रॉन्ग हो जाता है। इट फेल टू एड्रेस फीमेल एंड वोकेशनल एजुकेशन, तो बिल्कुल गलत है। इन्होंने वुमेन्स एजुकेशन को भी आगे बढ़ाने की बात की थी। ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन को भी आगे बढ़ाने की बात की थी। ठीक है, ये फेल नहीं थे बल्कि सक्सेसफुल थे एड्रेस करने में कि फीमेल वोकेशनल एजुकेशन को स्टार्ट करना चाहिए। क्लियर है, तो याद रखेंगे इसका आंसर होगा 1 and 4 ओनली। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा, बिल्कुल आराम से करते चलेंगे, धीरे धीरे मैं पूरा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दूंगा अभी 2-3 दिन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स रीडिफाइन द स्कोप एंड डेफिनेशन ऑफ रेवोल्यूशन? भगत सिंह और उनके साथियों ने क्रांति की परिभाषा और लक्ष्य को किस प्रकार पुनर्परिभाषित किया? रेवोल्यूशन वॉज नो लॉन्गर इक्वेटेड विथ मेयर मिलिटेंसी और वायलेंस। अब क्रांति का मतलब केवल आतंक और हिंसा नहीं रहा। इट मीन्ट दैट द प्रेजेंट ऑर्डर ऑफ थिंग्स विच वॉज बेस्ड ऑन मैनिफेस्ट इनजस्टिस मस्ट चेंज। क्रांति का तात्पर्य है कि अन्याय पर आधारित मौजूदा व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। इट मस्ट गो बियॉन्ड द ओवरथ्रो ऑफ इंपीरियलिज्म एंड वर्क फॉर अ न्यू सोशलिस्ट ऑर्डर। क्रांति को साम्राज्यवादी व्यवस्था के समाप्त हो जाने पर भी जारी रहना चाहिए और एक नई समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के लिए कार्य करना चाहिए। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, इट केप्ट क्वाइट अबाउट द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ द पीपल। क्रांति की नई परिभाषा में लोगों की धार्मिक भावनाओं के बारे में कुछ नहीं कहा गया। चलो गिव मी द करेक्ट आंसर, मुझे करेक्ट आंसर आप दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बहुत सोच के बेटा आंसर देंगे, बहुत सोच के आंसर देंगे। गिव मी द करेक्ट आंसर। द आंसर इज ए 1, 2 and 3। कैसे 1, 2 and 3? ठीक है, बिल्कुल सही है। रेवोल्यूशन वॉज नो लॉन्गर इक्वेटेड विद द मेयर मिलिटेंसी और वायलेंस। पहले ये HRA हुआ करता था, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। 1928 में ये बन गया था HSRA। इसमें सोशलिस्ट एलिमेंट को जोड़ दिया गया था। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेटमेंट क्या करे, इट मीन दैट द प्रेजेंट ऑर्डर ऑफ थिंग्स विच वॉज बेस्ड ऑन मैनिफेस्ट इनजस्टिस मस्ट चेंज, बिल्कुल सही है। ठीक है, अन्याय पर आधारित जो मौजूद व्यवस्था थी उसको समाप्त करना चाहिए। ठीक है, इट मस्ट गो बियॉन्ड द ओवरथ्रो ऑफ इंपीरियलिज्म एंड वर्क फॉर न्यू सोशलिस्ट ऑर्डर, बिल्कुल सही है। ठीक है, हमें इंपीरियलिज्म के बियॉन्ड जाकर नए सोशलिस्ट ऑर्डर के लिए वर्क करना चाहिए, भगत सिंह ने बोला था। इट केप्ट क्वाइट अबाउट द रिलीजियस सेंटिमेंट, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। भगत सिंह ने बोला था अंधविश्वास सुपरस्टिशियस से आगे हटो, मतलब आगे आओ, इसका त्याग दो, अंधविश्वास पे भरोसा मत करो, आगे आओ और हम लोग मिलकर समाज का विकास करते हैं, ऐसा बोला गया था भगत सिंह के द्वारा। तो याद रखना, इसमें क्वाइट नहीं थे बल्कि सुपरस्टिशियस के अगेंस्ट थे। तो 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट हैं, फोर्थ ऑप्शन इसका रॉन्ग होगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फर्स्ट नॉन इंडियन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष A.O. ह्यूम थे। बिसाइड्स एनी बेसेंट एंड सरोजिनी नायडू, नेली सेन गुप्ता वॉज द ओनली लेडी टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बिफोर 1947। वर्ष 1947 से पहले तक एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू के अतिरिक्त केवल नेली सेन गुप्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष हुई। ऑप्शंस आपके सामने है, गिव मी द करेक्ट आंसर, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर होगा ओनली बी, मतलब ओनली 2 मतलब बी आंसर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा ये करेक्ट आंसर?
क्योंकि ए.ओ. ह्यूम नहीं थे पहले गैर, बल्कि पहले गैर जो थे उनका नाम था जॉर्ज यूल, जो इलाहाबाद में बने थे। कहाँ पे बने बेटा? इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में जॉर्ज यूल बने थे। तो याद रखेंगे पहला स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, सेकंड बिल्कुल सही है। एनी बेसेंट 1917 में बनी थी, 1977 में एनी बेसेंट बनी थी। ठीक है, याद रखेंगे। फिर सरोजिनी नायडू बनी थी 1925 में। ठीक है, सरोजिनी नायडू 1925 में। और नेली सेनगुप्ता बनी थी 1933 में, कांग्रेस की प्रेसिडेंट। तो एनी बेसेंट 1917 1917, सरोजिनी नायडू 1925, नेली सेनगुप्ता 1933। तो सेकेंड ऑप्शन सही है। ये तीनों महिलाएं थी जो कांग्रेस के अध्यक्ष थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और पहला बिल्कुल गलत है, जॉर्ज यूल थे जो पहले गैर भारतीय थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, गिव मी द करेक्ट आंसर। अब ये जो क्वेश्चन है इसका बहुत ध्यान से सुनना है। इस क्वेश्चन को मैंने बीच में पुट कर दिया है, ठीक है, केवल इसलिए ताकि भाई आप इसका आंसर दे सकें। ठीक है, ये एक एंसेंट का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अशोक अपॉइंट्स, ठीक है, न्यू क्लास ऑफ ऑफिस नोन एज धर्मयुक्त एंड धर्म महामंत्राज फॉर द मॉरल एंड स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट ऑफ सब्जेक्ट। नागरिकों के नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अशोक ने अधिकारियों को एक नई श्रेणी, जिन्हें धर्मायुक्त और धर्म महामात्र के नाम से जाना जाता था, को नियुक्त किया। और सेकेंड, द डिक्लाइन ऑफ मौर्य डायनेस्टी वॉज द इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ अशोकाज एम्फेसिस ऑन नॉन वायलेंस। अशोक द्वारा अहिंसा पर बल देने की अवश्यंभावी परिणाम मौर्य साम्राज्य का पतन था। ठीक है, दो ऑप्शन है, गिव मी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके करेक्ट आंसर आप मुझे दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्लियर है, दो ऑप्शंस आपके सामने, गिव मी द करेक्ट आंसर्स। ठीक है, तो याद रखेंगे इसमें जो सेकेंड आंसर है, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल गलत है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। धर्म महामंत्र आए थे, लेकिन अशोक के राज्य का मौर्य का डिक्लाइन होना केवल अहिंसा का नहीं था, दूसरे और भी कारण थे। तो इसका आंसर जो होगा ए होगा, वन ओनली। क्लियर है, इसका आंसर क्या होगा? ए, वन ओनली। क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विथ रिफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल खुदाई खिदमतगार। ठीक है, खुदाई खिदमतगार वॉज, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में खुदाई खिदमतगार था एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट इन बंगाल, बंगाल में छात्रों का एक क्रांतिकारी समूह था। अ ग्रुप इन कांग्रेस लेड बाई मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद टू टेक अप द खिलाफत इशू। खिलाफत के मुद्दे पर आवश्यक कदम उठाने के लिए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में कांग्रेस में एक समूह था। अ रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ पारसी कम्युनिटी, पारसी समुदाय के आधुनिकीकरण के लिए कार्य करने वाला एक सुधारवादी संगठन था। अ नॉन वायलेंट रेवोल्यूशनरी ग्रुप लेड बाई खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में अहिंसक क्रांतिकारी समूह था। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका आंसर जो होगा वो फोर्थ होगा। ठीक है, अ नॉन वायलेंट रेवोल्यूशनरी ग्रुप लेड बाई खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में अहिंसक क्रांतिकारी समूह था। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर सीमांत गांधी भी बोला जाता है, फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है। और इनका यह आंदोलन लाल कुर्ती आंदोलन से भी फेमस था, रेड शर्ट मूवमेंट। ठीक है, रेड शर्ट मूवमेंट याद रखेंगे, लाल कुर्ती आंदोलन। ठीक है, ये फेमस था। तो ये आंसर इसका डी होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, द कम्युनल अवार्ड वॉज डिक्लेयर्ड बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर राम से मैकडोनाल्ड ग्रोइंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स इन ब्रिटिश इंडिया फॉर द मुस्लिम एंड डिप्रेस्ड क्लास ऑफ हिंदू कम्युनिटी ओनली। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा की गई, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत में मुसलमानों और केवल हिंदू समुदाय के दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया। द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द अनटचेबल्स वॉज रेज्ड बाई B.R. अम्बेडकर। अछूतों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा की गई। महात्मा गांधी बिगेन एन इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कम्युनल अवार्ड। महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक पंचायत के विरोध करने के लिए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी।
अब ये वो समय था जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम ये आया था। इसके 3 स्टेटमेंट मैंने पढ़ दिए हैं, आप मुझे आप करेक्ट आंसर बताइए इन तीनों में से कौन सा सही है। क्वेश्चन ने पूछा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, गिव मी द करेक्ट आंसर। याद रखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो बी होगा, 2 and 3 ओनली। ओके, 2 and 3 ओनली, मतलब जो पहला ऑप्शन है द कम्युनल अवार्ड वाज डिक्लेयर्ड बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड ग्रोइंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स इन ब्रिटिश इंडिया फॉर द मुस्लिम एंड डिप्रेस क्लास, तो बिल्कुल गलत था, मुस्लिम्स के लिए पहले ही आ गया था। ठीक है, याद रखेंगे, क्लियर है, उसलिए 1909 में ही आ गया था ये तो। ठीक है, हाँ, डिप्रेस क्लास के लिए उन्होंने किया था। ठीक है, और कुछ माइनर कम्युनिटी और थी उनके लिए किया था, जिसके खिलाफ में गांधी भूख हड़ताल पे बैठ गए थे। ठीक है, और यहाँ पर मांग की थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। तो इसका आंसर जो करेक्ट है वो 2 and 3 होगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 इज नोन फॉर द एग्रीमेंट बिटवीन, 1916 का लखनऊ पैक्ट किनके मध्य समझौते के लिए जाना जाता है? मुस्लिम लीग एंड ब्रिटिशर्स ऑन द डिमांड ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया आफ्टर द वॉर, युद्ध के पश्चात भारत में स्वशासन की मांग पर मुस्लिम लीग और अंग्रेजों के बीच हुआ था ये। कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग ऑन सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन मंडल के विषय पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था ये। एक्सट्रीमिस्ट एंड रेवोल्यूशनरी टू प्लेकेट मॉडरेट्स फ्रॉम इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति द्वारा नरम पंथियों को संतुष्ट करने के लिए गर्म पंथियों और क्रांतिकारियों के मध्य हुआ था। तिलक एंड एनी बेसेंट ओवर फॉर्मिंग एन ऑल इंडिया होम रूल लीग, ऑल इंडिया होम रूल लीग का गठन करने के विषय में तिलक और एनी बेसेंट के मध्य। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, बिल्कुल दिमाग में रख लीजिएगा, क्यों? क्योंकि यही लखनऊ पैक्ट है, ठीक है, जिसके 2 चीज़ें हुई थी। ठीक है, लखनऊ पैक्ट को 2 चीज़ों के नाम से जाना था। पहला, एक तो यूनिटी था और दूसरा ये क्या था, कॉम्प्रोमाइज था। ठीक है, यूनिटी किसके बीच में थी? ठीक है, याद रखेंगे, जो कांग्रेस 1907 में नरम दल, गरम दल, एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट अलग हो गए थे, ये फिर से एक हो गई इसमें। और कॉम्प्रोमाइज़ क्या था कि सेपरेट इलेक्शन की मांग को कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया, जिससे मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक साथ मिलकर आगे मूवमेंट करेगी, इस बात पे इनके ऊपर साझा होता, कॉम्प्रोमाइज हुआ था, इसीलिए इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ कॉम्प्रोमाइज। क्लियर है, ये 1916 की बात है। क्लियर है, लखनऊ पैक्ट 1916। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, बाकी सभी ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द होम रूल मूवमेंट हैड बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक फॉर द डिमांड ऑफ, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक आदि द्वारा होम रूल लीग आंदोलन संगठित किया गया। पहला, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की मांग के लिए, सेल्फ गवर्नमेंट, स्वशासन की मांग के लिए, पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत के विभाजन की मांग के लिए, रिमूवल ऑफ क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स, भारतीय राजनीतिक नेताओं के विरुद्ध आपराधिक मामलों को समाप्त करने के लिए। तो याद रखेंगे, इस तो बिल्कुल इजी आंसर दिख रहा है, आप सभी ने अब तक सोच लिया होगा। ठीक है, और समझ भी होंगे इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे इसका आंसर था स्वशासन की मांग के लिए। ठीक है, डोमिनियन सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, इसकी मांग के लिए होम रूल लीग जो था वो चला था। ठीक है, बाकी सभी ऑप्शंस इसके क्या है, रॉन्ग हैं। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वर स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किए गए समाचार पत्र कौन से हैं? यंग इंडिया, न्यू इंडिया, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, गिव मी द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर दीजिए कि इसमें से कौन सा था। ठीक है, चलो देखो, इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा ये होगा सी, 1 and 3 ओनली। ठीक है, याद रखेंगे इसका कौन सा होगा, सी, 1 and 3 ओनली, मतलब पहला और ये तीसरा यही इन्होंने शुरू किया था। न्यू इंडिया वाज स्टार्टेड बाई, ठीक है, बिल्कुल दिमाग में रख लेंगे, न्यू इंडिया स्टार्टेड बाई एनी बेसेंट। ठीक है, और यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन शुरू किया था बिल्कुल महात्मा गांधी ने, जिसमें इंडियन ओपिनियन जो था ये स्टार्ट किया था उन्होंने साउथ अफ्रीका में। कब बेटा, 1903 में, 1903, 1903 में शुरू किया था। ठीक है, तो इसका आंसर 1 and 3 होगा, न्यू इंडिया वाज स्टार्टेड बाय एनी बेसेंट। ठीक है, चल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी वॉज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल एसोसिएशन,
सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन नेशनल एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी मर्ज्ड इंडियन नेशनल एसोसिएशन विथ इंडियन नेशनल कांग्रेस ओइंग टू देयर कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड मेंबरशिप। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन नेशनल एसोसिएशन दोनों के समान उद्देश्यों एवं सदस्यों के कारण सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कर दिया था। ठीक है, दो ऑप्शंस आपके सामने, गिव मी द करेक्ट आंसर। चलो देखो 6, ये सी पॉइंट इसका जो है बोथ 1 और 2 ये करेक्ट है। कैसे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बिल्कुल सही इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल एसोसिएशन बनाया था 1876 में, और जब कांग्रेस बनी 85 में तो इन्होंने उसके साथ में इसको मर्ज कर दिया क्योंकि दोनों के ऑब्जेक्टिव सेम थे। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है, याद रखेंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बारडोली रेजोल्यूशन ऑफ 1922 इज करेक्ट? 1922 के बारडोली प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इट अर्ज्ड पीपल टू लॉन्च साल्ट सत्याग्रह एट वेरियस प्लेसेस। इसके माध्यम से विभिन्न स्थानों पर लोगों से नमक सत्याग्रह आरंभ करने का निवेदन किया गया। इट रिजल्टेड इन द विड्रॉल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसके परिणाम स्वरूप असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। इट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस स्वराज पार्टी। इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस स्वराज पार्टी का गठन हुआ। और लास्ट ऑप्शन है बारडोली सत्याग्रह वॉज लॉन्च थ्रू द रेजोल्यूशन। इस प्रस्ताव के माध्यम से बारडोली सत्याग्रह आरंभ किया गया था। चलो इसका करेक्ट आंसर दो कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर, आई नीड अ करेक्ट आंसर कि इसका आंसर करेक्ट क्या होगा। ठीक है, तुरंत दीजिए, बताइए भाई। चलो देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा बी। इट रिजल्टेड इन द विड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, जब चौरी चौरा घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को 1922 को, तो यह रेजोल्यूशन आया था 12 फेब 1922 को, और इसी दिन गांधी जी ने चौरी चौरा घटना होने से बहुत ज़्यादा दुखी थे। उन्होंने इस मूवमेंट को बंद कर दिया, नॉन कोऑपरेशन को विड्रॉ कर दिया था। और जब ये प्रस्ताव लिया गया तो ये बारडोली में प्रस्ताव लिया गया था, इसलिए इसको बारडोली रेजोल्यूशन या बारडोली प्रस्ताव कहते हैं। क्लियर है? ये रेजोल्यूशन जब पास हुआ था तब सभी बारडोली में थे, इसलिए इसको बारडोली रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। इसके परिणाम स्वरूप असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। क्लियर है बेटा? चलो दिमाग में रखेंगे ध्यान से इसको। ठीक है, चलो। विच अमंग द फॉलोइंग वर द रीजन ऑफ खेड़ा सत्याग्रह? खेड़ा सत्याग्रह के निम्नलिखित में से क्या कारण थे? द पीजेंट वर सफरिंग फ्रॉम प्लेग एंड ड्रॉट। किसान प्लेग और सूखा से ग्रस्त थे। द ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस न्यू हायर लैंड रेवेन्यू रेट। ब्रिटिश सरकार ने नई ऊंची भू राजस्व दर लागू की थी। हाई प्राइसेस ड्यू टू द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई में होने वाली वृद्धि। ऑप्शंस ऑन योर स्क्रीन, गिव मी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो बताओ करेक्ट आंसर बताओ इसका क्या होगा। देखो बेटा इसका करेक्ट आंसर होगा सी 1 और 3। ठीक है, केवल 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये नहीं है। बल्कि यहाँ के खेड़ा के लोगों ने ये बोला था कि इस बार हमारे यहाँ प्लेग है, सूखा पड़ा हुआ है, महंगाई भी है, तो इस बार सरकार टैक्स ना लेके अगली बार ले लेगी। ये बात हुई थी, और ब्रिटिश ने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया था, वो बस अपना टैक्स लेना चाह रही थी जो उसने लगाया हुआ था। और जनता ये कह रही थी कि प्लेग है, सूखा पड़ा हुआ है, तो ये टैक्स अगले साल लिया जाए, इस साल टैक्स माफ कर दिया जाए। इसी के चक्कर में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, जो गांधी के पहले 3 सत्याग्रह में से एक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर सपोर्टेड एंट्री इन लेजिस्लेटिव काउंसिल आफ्टर विड्रॉल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? निम्नलिखित में से कौन से नेताओं ने सहयोग आंदोलन की वापसी के बाद विधायी परिषदों में प्रवेश का समर्थन किया? पहला वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, दूसरा मोतीलाल नेहरू, तीसरा सी आर दास। ऑप्शंस आपके सामने हैं, गिव मी द करेक्ट आंसर। भैया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, ठीक है, जो एंट्री थी लेजिस्लेटिव काउंसिल की, ठीक है, और विड्रॉल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसमें कौन से 3 लोग, 3 में से कौन से लोग थे ये बताएंगे आप।
चलो देखो, इसका करेक्ट आंसर जो होगा बेटा, इसमें एक थे मोतीलाल नेहरू, दूसरे सी आर दास थे, ये नहीं थे, इसलिए 2 एंड 3 किसमें बेटा, बी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, केवल 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ये दोनों चाहते थे कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब खत्म हुआ तो ये आ गए और इन्होंने शुरू कर दिया खुद पार्टी बना के इलेक्शन लड़ना, क्योंकि इन्होंने बोला खिलाफत स्वराज पार्टी बनाई थी। इनका मानना ये था चुनाव लड़ो, सरकार में जाओ, फिर वहां जाकर आप पार्लियामेंट में जाके आवाज उठाओ और वहां से रिलैक्सेशन लेकर आओ। इस तरीके से गांधीयन मोड ऑफ स्ट्रगल से कुछ नहीं होने वाला। ये गांधीयन मोड ऑफ स्ट्रगल में बिलीव नहीं रखते थे। कौन, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। क्लियर है। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम इन लोगों ने अपनी वकालत से भी रिजाइन कर दिया था। ठीक है, बाइकआउट करने के चक्कर में। ठीक है, चलो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। सबसे पहला, इट वॉज फाउंडेड ड्यूरिंग द लॉर्ड कॉर्नवालिस, या इसकी स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुई। द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द सेटिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन वॉज टू प्रमोट द स्टडी ऑफ द इंडियन लैंग्वेज एंड स्क्रिप्चर्स। ठीक है, इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य भारतीय राजभाषाओं और धर्म ग्रंथों और अध्ययन को प्रोत्साहित करना था। राजेंद्र लाल मित्र वॉज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी। इस सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष राजेंद्र लाल मित्र थे। ऑप्शंस आपके सामने, मुझे आंसर करिए। गिव मी द करेक्ट आंसर। चलो देखो, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 2 एंड 3 ओनली। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी, 2 एंड 3 ओनली। क्यों, क्योंकि बेटा एक ये और एक ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, बोथ आर राइट। ठीक है, ये राइट नहीं है क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस की जगह यहाँ पे कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे, बिल्कुल याद रखेंगे। और इसके जो अध्यक्ष थे जॉन मार्शल थे। ठीक है, जॉन मार्शल थे। ठीक है, याद रखेंगे, मतलब जॉन मार्शल ने इसको इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। विल रेफरेंस टू द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके तहत केंद्रीय विधानमंडल में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। इट परमिटेड द मेंबर्स टू इंट्रोड्यूस रेजोल्यूशन। ठीक है, इसने सदस्यों के प्रस्तावों को पेश करने की अनुमति दी। इट प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स ओनली टू मुस्लिम्स। इसके तहत केवल मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। ठीक है, अब इसका करेक्ट आंसर दीजिए, क्या है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर जो होगा बेटा बी है, केवल 2 और 3। ठीक है, कौन सा है, बी, 2 और 3, मतलब ये सही है, ये सही है, ये रॉन्ग है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द इम्पीरियल काउंसिल। ठीक है, तो इम्पीरियल काउंसिल में इलेक्टेड मेंबर जो थे। ठीक है, अब जब ध्यान से सुने एक बात। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिए। सॉरी, एक चीज़ यहाँ से इसमें चेंज करेंगे, बी सी नहीं होगा, सी होगा, 1 एंड 2 होगा। ठीक है, बहुत ध्यान से, 1 एंड 2 इसका आंसर होगा, एक बार ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 1 एंड 2 इसका आंसर होगा, ये यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा बेटा वो 1 और 2 होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, केवल 1 और 2। कैसे, यह सही था, संख्या बढ़ाई गई थी बेटा, बिल्कुल सही है, ये सही है, संख्या बढ़ाई गई थी। और इट परमिटेड द मेंबर्स टू इंट्रोड्यूस रेजोल्यूशन, बिल्कुल रेजोल्यूशन और बजट पे आप क्वेश्चन और भी बढ़ा दिया गया था। लेकिन इट प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स ओनली टू मुस्लिम्स, तो केवल मुस्लिम्स के लिए नहीं था। ठीक है, दूसरी और कम्युनिटी के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट था। ठीक है, मतलब जैसे जमींदारी एक सभा थी, लैंडलॉर्ड, ठीक है, सोसाइटी, इनको भी दी गई थी। ठीक है, कुछ और लोगों को यहाँ पे परमिशन दी गई थी और इन लोगों ने भी यहाँ पे कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे, केवल मुस्लिम्स के लिए नहीं था। ठीक है, ब्रिटिश बिजनेसमैन याद रखेंगे, ब्रिटिश बिजनेसमैन और जमींदार क्लास, इन लोगों को भी इसमें मतलब सेपरेट इलेक्शंस के लिए दिए गए थे रिजर्वेशंस। ठीक है, चलो, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रिगार्ड टू द क्विट इंडिया मूवमेंट। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। इट वॉज नॉन वायलेंट मूवमेंट, यह एक अहिंसक आंदोलन था। इन सम प्लेसेस सच एज बलिया, तामलुक एंड सतारा, रेवोल्यूशनरी सेटअप पैरेलल गवर्नमेंट।
कुछ स्थानों जैसे बलिया, तामलुक और सतारा में क्रांतिकारियों ने समानांतर सरकारों की स्थापना की। इट वॉज स्ट्रांगली अपोज्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने इसका कड़ा विरोध किया। इट वॉज स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय द प्रिंसली स्टेट्स। रजवाड़ों द्वारा इसे जोरदार समर्थन मिला। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने, गिव मी द करेक्ट आंसर। कथन सही नहीं है पूछा है, ठीक है, कथन सही नहीं है, ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट, तो इसका आंसर होगा बेटा डी। ठीक है, याद रखेंगे। इट वॉज स्ट्रांगली सपोर्टेड इन द प्रिंसली स्टेट। ठीक है, तो याद रखेंगे राजवाड़ों द्वारा इसका समर्थन, इसको जोरदार समर्थन मिला था। ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन जो था। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, इस चीज़ को याद रखना है। तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला था, बल्कि इन लोगों ने क्या किया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अगेंस्ट गए थे, खिलाफ गए थे। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। बाकी ये तीनों ऑप्शन इसके क्या हैं, करेक्ट हैं। डी ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। विथ रेफरेंस टू द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ होम रूल लीग, होम रूल लीग की स्थापना, कामागाटा मारू इंसिडेंट। ठीक है, महात्मा गांधी जी अराइवल इन इंडिया, महात्मा गांधी का भारत में आगमन। ये आपके तीन ऑप्शंस नीचे हैं, गिव मी द करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर दीजिए। चलो, इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा याद रखेंगे, डी होगा 2, 3 एंड 1। ठीक है, 2 होगा, 3 होगा और फिर 1 होगा। ठीक है, सबसे पहले कामागाटो मारो हुआ 1914 में, गांधी आए 1915 में, होम रूल लीग बनी 1916 में। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे। इसमें सबसे पहले कामागाटो मारो होगा 14 में, फिर 15 और फिर 16 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द होम रूल लीग। ठीक है, इसको भी भूलेंगे नहीं, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्डिंग द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। HSRA जो था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला क्या है, इट वॉज इंस्पायर्ड बाय द रशियन रेवोल्यूशन एंड सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, या रूसी क्रांति तथा समाजवादी विचारधारा से प्रेरित था। इट स्पोक्स अ रेवोल्यूशन इन्वॉल्विंग अ स्ट्रगल बाय द मासेस टू इस्टेब्लिश द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटरिएट। ठीक है, इसने सर्वहारा के तानाशाही की स्थापना करने के लिए जन संघर्ष के माध्यम से क्रांति की पैरवी की। इट्स मैनिफेस्टो टाइटल्ड एज द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब वॉज रिटन बाय भगवती चरण वोहरा। इसका घोषणा पत्र जिसका शीर्षक बम का दर्शन था, भगवती चरण वोहरा द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपको देना है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। गिव मी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा याद रखेंगे, डी होगा, केवल 1, 2 और 3। ठीक है, केवल 1, 2 और 3। ठीक है, तो याद रखेंगे, कहने का मतलब क्या है, ये सभी तीनों जो हैं वो क्या है, सही है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले इंस्पायर्ड बाय रशियन रेवोल्यूशन बिल्कुल सही था। इट स्पोक ऑफ अ रेवोल्यूशन इन्वॉल्विंग स्ट्रगल बाय द मासेस टू एस्टैब्लिश द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटरिएट, बिल्कुल इसके बिल्कुल खिलाफ में ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। इट मैनिफेस्टो, बिल्कुल यहाँ पे तो भगवती चरण वोहरा जो थे, इन्होंने लाहौर में एक रूम में बम फैक्ट्री लगा दी थी। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है इट मैनिफेस्टो टाइटल फिलोसफी ऑफ द बम। ठीक है, था बिल्कुल सही है। ये भगवती चरण वोहरा की थी। 29 अप्रैल 1929 की बात है ये। ठीक है, 29 दिसंबर 1929 की बात है ये। ठीक है, जब हुआ था ये, जो कॉन्स्पिरेसी केस भी हुई थी बाद में, लाहौर कॉन्स्पिरेसी, उसमें भी नाम आता है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन इसके क्या हैं, करेक्ट हैं। चलो, विथ रेफरेंस टू आर्य समाज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, आर्य समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इट कंडेम द स्टडी ऑफ वेस्टर्न साइंसेस, इसने पश्चिमी विज्ञानों के अध्ययन की निंदा की। इट वॉज बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ पुराणाज, या पुराणों की शिक्षा पर आधारित था। दो ऑप्शन नीचे आपको 4 ऑप्शंस हैं, 2 स्टेटमेंट हैं, गिव मी द करेक्ट आंसर आर्य समाज को लेकर। ठीक है, चलो देखो, इसका आंसर होगा डी, नाइदर 1 नॉर 2,
ना तो एक ना ही दो। ठीक है, मतलब आर्य समाज ने क्या स्टडी ऑफ मतलब कंडेम किया था स्टडी ऑफ वेस्टर्न साइंसेस? बिल्कुल नहीं, मटेरियल लेवल पे वो इसको एक्सेप्ट करते थे। इट वॉज बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ पुराना, तो बिल्कुल नहीं, ये इनफेलिबिलिटी, ये पुराण को मानते थे, ये तो प्रीस्टली क्लास लेकर आया, तो इसमें तो बहुत गलतियां हैं, ये बस वेदा पे फोकस थे, इसीलिए गो बैक टू वेदा स्लोगन भी दिया था, गो बैक टू वेदा। ठीक है, याद रखेंगे, टू वेदा का स्लोगन भी दिया गया था, तो इसका ना तो एक और ना तो दो, दोनों सही नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इज आर करेक्ट? भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा लागू किए गए व्यपगत का सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इट वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाई लॉर्ड डलहौजी, यह सर्वप्रथम लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया। Under the doctrine and princely state or territory under the direct influence of the British East India Company would automatically be annexed if the ruler died without a direct heir। ठीक है, तो याद रखें इस सिद्धांत के अनुसार यदि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रत्यक्ष प्रभाव के अंतर्गत आने वाले किसी रजवाड़े या क्षेत्र के शासक बिना उत्तराधिकारी के मर जाता था तो उस राज्य या क्षेत्र का कंपनी के साम्राज्य में स्वतः विलय हो जाता था। फिर नेक्स्ट है, अंडर द डॉक्ट्राइन एनी प्रिंसली स्टेट और टेरिटरी वुड ऑल्सो ऑटोमेटिकली बी एनेक्स्ड इफ द रूलर वॉज मैनिफेस्टली इनकॉम्पिटेंट। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी रजवाड़े या क्षेत्र का शासक स्पष्ट रूप से अक्षम पाया जाता था तो भी उस राज्य या क्षेत्र का कंपनी के साम्राज्य में स्वतः विलय हो जाता था। ठीक है, ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे है 1 2 या 2 ओनली या 2 3 या 1 2 3। ठीक है, आप बताएंगे इसका करेक्ट आंसर, किसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गिव मी द आंसर। देखो इसका करेक्ट आंसर होगा सी 2 and 3। अब आप बोलोगे सर ये पहला क्यों रॉन्ग होगा? ठीक है, क्योंकि डलहौजी ने किया था, हमने वही पढ़ा हुआ है कि डलहौजी ने किया था। तो देखो बेटा, ये 1834 में इसको सबसे पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने कर दिया था। ठीक है, और इसमें इन्होंने मांडवी नाम की जगह मांडवी 1839 में, और कोलाबा दूसरी जगह थी कोलाबा, जिसे इन्होंने 1840 में क्या कर लिया था? अनेक्स कर लिया था। ठीक है, मांडवी और कोलाबा इन दोनों को अनेक्स कर लिया गया था। ठीक है, चल, Which of the following region led to the British government to declare election in India soon after the Second World War? निम्नलिखित में से किन कारणों से ब्रिटिश सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध के शीघ्र पश्चात ही चुनाव की घोषणा की? कमिंग ऑफ लेबर पार्टी इन पावर इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में लेबर पार्टी का सत्ता में आना, डायरेक्ट एक्शन डे बाय मुस्लिम लीग का सीधी कार्रवाई दिवस। ठीक है, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी रिवोल्ट, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह। ठीक है, ये 3 ऑप्शन है, गिव मी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बताओ। द करेक्ट आंसर इज ओनली 1। ठीक है, केवल एक। ठीक है, 1 ओनली। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा करेक्ट आंसर देख लेते हैं। कमिंग द लेबर पार्टी, बिल्कुल लेबर पार्टी चुनाव जीत कर आने वाली थी, मालूम चल गया था कंजर्वेटिव पार्टी को, इसलिए कंजर्वेटिव पार्टी ने क्या किया था? ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद, ठीक है, उन्होंने इलेक्शंस को बोल दिया था कि इंडिया में इलेक्शंस को कंटिन्यू कर दिया जाए। डायरेक्ट एक्शन डे से इसका कोई लेना देना नहीं था, और RIN जो हुआ था ये बाद में हुआ था, इलेक्शन के बाद में हुआ था, तो ये भी रॉन्ग है। तो इसका स्टेटमेंट केवल 1 जो होगा वो करेक्ट होगा। Which of the following resolution were passed endorsed at Karachi session of India National Congress 1931? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में निम्नलिखित में से कौन से प्रस्ताव पारित समर्थित किए गए थे? ठीक है, इंडोर्समेंट ऑफ गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौते का समर्थन, रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों पर प्रस्ताव, रेजोल्यूशन ऑन नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव। ऑप्शंस आपके सामने, 3 ओनली, 1 2 या 1 ओनली या 1 2 3। ठीक है, गिव मी द करेक्ट आंसर। कराची सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का पूछा 1931 का। ठीक है, बहुत सोच समझ के आंसर दें। इसका आंसर होगा बेटा डी 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 मतलब इंडोर्समेंट ऑफ गांधी इम्पैक्ट सही है, रेजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ये भी सही है,
और रेजोल्यूशन ऑन नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, बिल्कुल आर्थिक क्षेत्र पर भी ध्यान दिया गया था। फंडामेंटल राइट की बात की गई तो गांधी यूनियन पैक्ट को भी इंडोर्स किया गया था, समर्थन दिया गया था कराची अधिवेशन में, जो कि 1931 में हुआ था। क्लियर है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीजन्स बिहाइंड द कोलैप्स ऑफ अर्बन हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया? निम्नलिखित में से भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान शहरी हस्तशिल्प उद्योग के पतन निहित कारण कौन सा था? पहला, कंपटीशन विद द चीपर इंपोर्टेड मशीन गुड फ्रॉम ब्रिटेन, ब्रिटेन से आयातित मशीन निर्मित सस्ती वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा। फोर्सिंग क्राफ्ट्समैन टू सेल देयर गुड्स बिलो द मार्केट प्राइस, शिल्पकारों को अपनी वस्तुएं बाजार मूल्य से कम मूल्य पर बेचने के लिए विवश किया जाना, बिल्कुल सही है। द ग्रेजुअल डिसअपेरेंस ऑफ इंडियन रूलर्स एंड देयर कोर्ट्स, भारतीय शासकों और उनके दरबारों के क्रमिक रूप में लुप्त हो जाना। ठीक है, और फिर नीचे ऑप्शंस है, गिव मी द करेक्ट आंसर। चलो, इसका जो आंसर होगा बेटा 1 2 3 होगा। 1 2 3 मतलब 1 2 3। ठीक है, ये आंसर इसके बिल्कुल करेक्ट हैं। क्लियर है। चलो, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन जो हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। इनकी वजह से भारत में, इंडिया में जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो कोलैप्स हो गई थी। ठीक है, तीनों रीजन्स इसके बिल्कुल परफेक्ट रीजन्स है। इस बात को बहुत ध्यान से समझेंगे भी और रखेंगे भी। ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द प्रपोजल्स रिकमेंडेड बाय द कैबिनेट मिशन ऑफ 1946? ठीक है, 1946 के कैबिनेट मिशन द्वारा अनुशंसित प्रस्ताव निम्नलिखित में से कौन सा से थे? इट प्रपोज द फेडरेशन ऑफ प्रोविजंस एंड प्रिंसली स्टेट, इस मिशन द्वारा प्रांत और रियासतों का एक संघ प्रस्तावित किया गया। डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड फॉरेन अफेयर्स टू बी कंट्रोल्ड बाय द सेंटर, इस संघ के रक्षा, संचार और विदेशी मामलों का नियंत्रण केंद्र द्वारा किया जाना था। इट रिकमेंड फॉर अ डिवाइडेड इंडिया विद पाकिस्तान एज अ सेपरेट नेशन, इसने भारत के एक पृथक राष्ट्र पाकिस्तान का निर्माण करने की अनुशंसा की। तीन ऑप्शंस हैं, गिव मी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इनमें से करेक्ट आंसर्स कौन से होंगे बताएंगे। ठीक है, चलो बताओ, गिव मी द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा सी, 1 2 ओनली। ठीक है, याद रखेंगे 1 and 2 ओनली, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1 and 2 ओनली होगा, मतलब पहला और दूसरा ये नहीं होगा। क्यों? इसमें लिखा हुआ इस संघ ने रक्षा, संचार और विदेशी मामलों के नियंत्रण द्वारा किया जाना था। मतलब क्या बोल रहा है? डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड फॉरेन अफेयर्स आर टू बी कंट्रोल्ड बाय सेंटर। ठीक है, ठीक है, अब देखो समझो, पहला पॉइंट क्या कह रहा है? इट प्रपोज द फेडरेशन ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट, इसने मिशन और प्रांत रियासतों का एक संघ प्रस्तावित किया, सही है। इट रिकमेंडेड डिवाइडेड इंडिया विद पाकिस्तान सेपरेट स्टेट। ठीक है, याद रखेंगे। एक मिनट, ये पहला और दूसरा सही होगा, तीसरा नहीं है, क्योंकि यह इसने ठुकरा दिया था इस मांग को। ऑप्शन सी लगाया था मैं, गलती से 3 पे चला गया था। ठीक है, पहला और दूसरा ही करेक्ट होगा इसका। क्लियर है। चलो, थैंक यू सो मच। अब हम कल फिर मिलेंगे। ऐसे करीब 40 क्वेश्चन, जैसे 40 क्वेश्चन आज मैंने कराए, ऐसे ही 40 क्वेश्चंस मैं कल फिर कराऊंगा। ठीक है, इससे मैं पूरी मॉडर्न हिस्ट्री आपको कंप्लीट करा दूंगा। और फ्राइडे को, इसी 31 जुलाई को मेरी क्लास है, जो कि मैं पूरी की पूरी क्लास मतलब 12 घंटे में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कवर कराने वाला हूँ। तो आप लोग आके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।